नमस्कार दोस्तों, अपने सभी प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा और हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे ऐसे क्वेश्चनों से जो हमें एग्ज़ाम में दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं। और ख़ासकर हमने उन पोर्शन को अब लेकर चलेंगे जो शैलियों से लेकर चलेंगे, जहाँ से हमारी लघु चित्रण परंपरा शुरू हुई है, यानी पाल शैली से। तो हम क्वेश्चन आंसर के रूप में कुछ ऐसा अभी लेकर चलेंगे कि हमें जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट बैठा लें। जब कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट बैठ जाए। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं होगा। स्किप करने में क्या हो जाता है, बहुत सी चीज़ें निकल जाएंगी। हम एक एक चीज़ को बाकायदा समझाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन भी उसका लेंगे, तो इसलिए आप लोग सही से देखिएगा। देखिए, जो इसमें जो शैलियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एक क्वेश्चन के ऊपर ये सारे जो है डिपेंड करते हैं आंसर। अब जैसे सपोज दैट कि राजस्थान चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, राजस्थानी चित्रकला शैली पर आरंभिक प्रभाव किसका है, तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। या राजस्थानी चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। अभी आप मेवाड़ शैली में देखेंगे, फिर जैन शैली, पाल शैली, इनके ग्रंथों को लेकर बड़ा जो है माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इन सारी मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी अगर हम मेवाड़ शैली में चले जाएँ तो वहाँ पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र कहीं पर होगा, कहीं पर औध निरुक्ति वित्ती सूत्र होगा, तो कहीं पर सुपासनाचर्यम होगा। ये कहाँ पर कैसे होंगे, कैसे सेट होंगे, इस सब की पूरी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें आपका सहयोग भी चाहिएगा। चैनल को शेयर भी कर दीजिए करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब तो हमारे बहुत से मित्र जो सब्सक्राइब किए हैं और बहुत बढ़िया प्यारा कमेंट देते हैं और कुछ लोग सुझाव भी देते हैं, तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और परमात्मा करे कि इन लोगों का सिलेक्शन हो, हर हाल में हो, है ना। अब मेहनत करना मत भूलिएगा, मेहनत तो सबसे एवन स्तर का होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाइए, अगर हम बात करें, आप अनुमान करिए कि भारत में सबसे पहले भित्ति चित्रण की परंपरा कहाँ से, याद रखिए, सबसे पहले भित्ति चित्रण की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, सोचिए। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो भित्ति चित्रण की परंपरा शुरू हुई, एक मिनट तो जो भित्ति चित्रण की परंपरा जो शुरू हुई भारत में, उनको हम देखते हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुई है, तो आप जानते हैं वो कहाँ से शुरू हुई है, जोगीमारा से शुरू हुई है। ये भित्ति चित्रण की परंपरा हम लोगों की जोगीमारा से शुरू हुई। अभी इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो जोगीमारा से भित्ति चित्रण की जो परंपरा शुरू होती है, जोगीमारा से फिर किस पर हम आते हैं, अजंता पे आते हैं। लेते रहिएगा ध्यान, रिवीजन भी खूब हो जाएगा, स्किप मत करिएगा, भागिए मत, ठीक ना। अजंता आ जाएगा, अजंता के बाद फिर किसका नंबर आएगा, हमने क्या बताया था, जोगी आज बाघ को क्या खिलाएगा, बादाम। जोगी आज बाघ को बादाम खिलाएगा, यानी जोगी मारा, अजंता, बाघ, बादाम, ये क्रम है। और उसके बाद फिर क्या आएगा, बाघ के बाद किसका आएगा, सित्तन वासन। किसका आएगा, सित्तन, यानी जोगी आज बाघ को बादाम खिलाएगा और सत्य, सित्तन का क्या बना देंगे, सत्य, और सत्य का क्या करेगा, संग करेगा, सत्य का संग करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सिगिरिया, संग से सिगिरिया बन जाएगा। तो याद रखिएगा, सिगिरिया, तो ये याद हो जाएगा, सिगिरिया करेगा। और फिर क्या होगा, एलोरा होगा आपका। और फिर क्या होगा, एलोरा के बाद आपका हो जाएगा एलिफेंटा। अभी आप ये ध्यान दे दीजिएगा, ये आपके गुफाओं का क्रम है। इन गुफाओं से क्वेश्चन क्रम से पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि
जो है एलटी के पेपर में आया था कि जोगी मारा गुफा की अवधि क्या है। देखिएगा, समझिएगा, पेपर में क्या पूछा गया था एग्जाम में कि जोगी मारा गुफा की अवधि क्या है। अजंता के पहले है कि बाघ के पहले है कि बाघ के बाद की गुफा है। तो क्रम तो बना ना, क्रम से पूछा उसने क्वेश्चन। तो अजंता के पहले अजंता है, तब अजंता को टिक करेंगे। जोगी मारा गुफा की अवधि क्या है, जगह अजंता के पहले। अच्छा, जो है यही प्रश्न जो है जोगी मारा गुफा की अवधि से क्रम से क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था, तो उस पर अभी हम जिक्र करेंगे। तो एक चीज ये जान लीजिएगा, तो जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपका क्रम यानी आर्डर आपको मालूम होना चाहिए। वो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि बादामी गुफा के पहले, या ऐसे पूछ सकता है कि बादामी गुफा है सित्तनवासल गुफा के पहले कि सिगिरिया गुफा के पहले कि बाघ के पहले। तो हम तुरंत क्या कहेंगे, सित्तनवासल गुफा के पहले बादाम की अवधि है। तो ऐसे जब हमारा क्लियर रहेगा तो हमारा क्वेश्चन कहीं नहीं गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज इन गुफाओं से हम ये जानना चाहेंगे और ये जान भी लेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या बने हैं। भित्ति चित्रण की जो परंपरा रही है ना, जब भित्ति चित्रण की परंपरा चलती है, तो जब कोई परंपरा बीत चुकी होती है, जब कोई परंपरा जो आज चल रही है वो कहीं ना कहीं पिछली समय में वो चालू रही है, तो वही तो हम लोग जो चीज़ को अवशोषण करते हैं या उस परंपरा को लेकर आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आदि कहीं ना कहीं होगा। तो उसी क्रम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, हम इसको देख लेते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें अजंता का रोल बहुत है। अजंता को तो आप बंगाल शैली तक मत भूलिएगा, बंगाल शैली तक ये अजंता चलेगी। और अभी देखिए कैसे यहाँ अजंता की परंपरा कैसे चलती है। देखिए अजंता आप इसमें कॉमन मान लीजिए, अजंता कॉमन मान लीजिए, ठीक ना। अब अजंता को कॉमन मान लेंगे तो अजंता किस धर्म से संबंधित है, अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए इन गुफाओं में से देखिए बाघ किस धर्म से संबंधित है, तो बाघ भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिगिरिया। सिगिरिया आपका श्रीलंका के मटाला जिले में है, तो सिगिरिया भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन वैसे बन गया। ये धर्म से पूछा जाता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, और जिनका जो धर्म है उनका वही विषय भी बन जाता है। अगर अब ये ऐसे भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाघ भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सिगिरिया भी क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ गुफा ये गुफा कह रहा है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। बाघ गुफा का यानी इस गुफा में जो चित्र बने हैं उन चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, किस शैली का प्रभाव है। अब आप बताइए किस शैली का। ये बौद्ध धर्म है। बाघ के पहले कौन है, अजंता है। अब देखिए क्रम अगर आपका याद है तो तुरंत कि बाघ क्या है। अब इसके बाद वाली गुफाओं का तो कोई फर्क, क्योंकि ये बाघ की गुफाएं हैं, तो बाघ की गुफाएं हैं तो प्रभाव इनका आगे वाली जो इनसे पहले वाली बन चुकी है उन्हीं का तो रहेगा। तो अगर हमारा क्रम याद है तो तुरंत पकड़ लेंगे कि बाघ क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे पहले कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता बौद्ध धर्म से तो संबंधित है। बाकी ये जोगी मारा तो जैन धर्म से संबंधित है। राय कृष्णदास ने जैन धर्म से इसको संबंधित माना है और ये इसी को मान्य माना गया है, तो ये तो जैन धर्म से संबंधित हो गया। तो प्रश्न पूछा था कि बाघ गुफा चित्रों पर, बाघ के गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो हम क्या कह देंगे, अजंता। यानी कि अजंता की परंपरा को बाघ लेकर चल रहा है, ठीक ना। जो अजंता में चित्रण की शैली रही है वो शैली को इन्होंने भी अपनाया है, और साथ ही साथ समय के हिसाब से भी देख लेंगे तो समकालीन भी आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम देख लिए कि बाघ की गुफा
अजंता की शैली को लेकर चल रही है। तो एक प्रश्न ये बना। अब नीचे वाली गुफा में आओ, तो यहाँ भी हमें पकड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर आप ये समझ गए तो आपका नो डाउट आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया कि सिगिरिया गुफा के चित्र, ध्यान दीजिएगा, सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते हैं, यानी इस गुफा में जो चित्र बना है, ये इधर वाली जितनी गुफाएं हैं इनमें से किस गुफा के चित्र इसके चित्र से मिलते हैं, ठीक ना। तो ये बताइए बौद्ध है, ठीक ना, इधर भी बौद्ध है, इधर भी बौद्ध है, लेकिन जो परंपरा, जो शुद्ध परंपरा भित्ति चित्रकारी की रही है ये अजंता की रही है। और अजंता की ही चित्रकारी को जो चित्रण शैली रही है, जो यहाँ के भाव रहे हैं, जो यहाँ की रंग रेखाएं रही हैं, जो यहाँ की स्टाइल रही है, उस स्टाइल परंपरा को ये क्या है, यहाँ भी सिगिरिया वालों ने भी अपनाया, सिगिरिया के चित्रकारों ने अपनाया। कौन चित्रकार? भित्ति चित्रकारों ने अपनाया किसकी स्टाइल को? ये अजंता की। तो इस तरह आपका 2 क्वेश्चन हुआ। बाघ की गुफाएं किसको लेकर चल रही हैं? अजंता को। और सिगिरिया की गुफाएं किसको लेकर चल रही हैं? अजंता को। कंप्लीट हो ना। तो इस तरह से आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हो, अजंता डिवाइड कर दो, एक को लिख दो क्या, बाघ लिख दो, और एक को क्या लिख दो, सिगिरिया। लगभग जो कुछ परंपराएं और सब गुफाएं लेकर चलेंगे, लेकिन जो अब तक प्रश्न पूछा गया है और जो पूछा जाएगा, तो इसलिए आप ये ध्यान रखे रहिएगा, इनको और इनको। एक तो तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी अजंता के समकालीन बाघ भी है, अजंता के समकालीन सिगिरिया भी है, और साथ ही साथ समकालीन मतलब पूरी गुफा नहीं है। जैसे अजंता की सबसे नवीन गुफा कौन सी है? 1 और 2 की गुफा का जो काल है वो 7वीं शताब्दी है। क्या है? 7वीं शताब्दी है, ठीक ना, ये 7वीं शताब्दी है। गुफा 1 और 2 की जो अवध है 500 से लेकर, जो गुफा संख्या 1 की 500 से लेकर 625 तक, और बाघ की गुफा की अवध भी कितनी? 625 से 628, ठीक ना, ये माना गया है। तो इसमें भी अभी कभी विवाद है, लेकिन इसको हम बाद के विषय में रखेंगे, ठीक ना। बाकी बाघ की गुफा में सुबंधु का जो पत्र मिला है, सुबंधु का जो अभिलेख मिला है ताम्रपत्र पे, उसमें बाघ की गुफा का अवध 4वीं से 5वीं शताब्दी माना गया है, ठीक ना। अगर आपके एग्जाम में बाघ की गुफा की अवधि पूछी जाए तो आप 4वीं से 5वीं शताब्दी वाला लगाइएगा। बाकी एक विद्वान है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने 625 से 628 के बीच यानी 7वीं शताब्दी का माना है। और बाघ की अजंता की जो गुफा संख्या 1 है उसका भी काल क्या है? 7वीं शताब्दी। इसलिए इस अजंता और बाघ की गुफा क्या कर दिया गया? समकालीन। और प्रश्न भी पूछता है कि अजंता की समकालीन कौन है? बाघ है। और दोनों विकल्प नहीं देगा, सिगिरिया और बाघ, दोनों में से कोई एक देगा तो बाघ देगा तो बाघ लगा देंगे, सिगिरिया देगा सिगिरिया देगा। या ऐसे पूछ ले कि इनके चित्र, या ऐसे कहे कि अजंता के चित्र किस गुफा के चित्र के समान है? तो बाघ। अजंता के चित्र किस गुफा के समान है? तो सिगिरिया के गुफा के समान है। तो गुफा वाला आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि ये इनके समकालीन है। और ये क्या है? बौद्ध, ये बौद्ध धर्म से होते हैं। बादामी किस धर्म से संबंधित है? देखिए बादामी की खोज स्टेला क्रेमरिस ने की थी, और बादामी की गुफा को स्टेला क्रेमरिस ने किससे बताया था? बादामी की गुफा को स्टेला क्रेमरिस ने शिव विवाह से संबंधित बताया था। किससे बताया था? शिव विवाह से संबंधित बताया था। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, शिव विवाह से बताया था तो इसमें और किसी से नहीं संबंधित है। तो देखिए टोटल 4 गुफाएं हैं इसमें। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं बादामी की गुफा में। अच्छा, अभी एक बार आ जाते हैं, थोड़ा एक डिटेल कर लीजिए। अजंता में टोटल गुफाएं कितनी है? अजंता में टोटल गुफाएं 30 है। बाघ में टोटल गुफाएं कितनी है? बाघ में टोटल गुफाएं 9 है। बादामी में टोटल गुफाएं कितनी है? 4 है, ठीक ना। सित्तनवासल एक जैन मंदिर है। सित्तनवासल एक जैन मंदिर है, और यहीं पर सबसे पहले
जैन कला का प्रमाण मिला है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किस गुफा से जैन कला का सबसे पहला प्रमाण मिला है, तो सित्तनवासल है ना, क्योंकि यहाँ 5 जैन की मूर्तियां मिली है। जो जैन की मूर्तियां हैं वो 5 मिली है। आपका जोगीमारा भी जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किसी तरह का कोई मूर्ति नहीं मिला है। लेख के आधार पर जो है राय कृष्ण दास ने इनको जोगीमारा को जैन से बताया था, जबकि असित कुमार हल्दर ने इसको किसको बताया था, ये वरुण देव का मंदिर है, यानी देवदासी का निवास स्थान असित कुमार हल्दर ने इनको बताया था। बाकी ब्लॉक इसमें जो है डॉक्टर ब्लॉक ने इसको यूनानी धर्म से बताया था। तो ये विवाद कर रहा है, तो सर्वमान्य है कि जोगीमारा क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन ये कह सकते हैं आप, जैन एग्जाम में आया कि जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो आप नो डाउट जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले कि जैन कला से संबंधित, यानी जो साक्ष्य जो प्रमाण मिला है कि पक्का ये जैन का ही है, क्योंकि उसमें जैन की मूर्तियां मिली हैं, 5 तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है, तो ऐसा कौन सा गुफा होगा, सित्तनवासल होगा। सित्तनवासल होगा। ऐसा कौन होगा, सित्तनवासल होगा। तो सित्तनवासल होगा, तो सित्तनवासल ऐसे भी पूछता है कि कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है, तो कौन सी है, सित्तनवासल है। तो ये क्यों हो जाएगा। सिगरिया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो सिगरिया में 6 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बादामी किस धर्म से संबंधित है, स्टेला क्रेमिस ने इसको शिव विवाह से संबंधित बताया। कुल टोटल इसमें 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाओं में से पहली गुफा क्या है, शिव धर्म से संबंधित है, और बाकी दूसरी और तीसरी विष्णु धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से, भगवान विष्णु से संबंधित है। और चौथी गुफा किसकी है, जैन धर्म से संबंधित है। बादामी की चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ भी जैन धर्म से, लेकिन ये मान्यता क्या है, स्टेला क्रेमिस ने इसको शिव विवाह से संबंधित बताया है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक तो ये बादामी गुफा की खोज किसने की, स्टेला क्रेमिस ने कब की, 1924 में। किसने शिव विवाह से संबंधित बताया, तो स्टेला क्रेमिस ने बताया, किसको, बादामी की। सित्तनवासल जैन मंदिर है ही है, ठीक ना। सिगरिया आपका बौद्ध से संबंधित है। एलोरा में आप ध्यान रखे रहिएगा, एलोरा में आपको 3 धर्म त्रिवेणी पूछता है कि धर्मों की त्रिवेणी किस गुफा को कहा जाता है। धर्मों की त्रिवेणी यानी जिसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है और जैन भी है, वो कौन है, एलोरा। यानी जब 3 धर्म हो गए, यानी सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है एलोरा गुफा, तो धर्मनिरपेक्ष तो हुआ। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मेरा बस यही धर्म है कि मैं सभी लोगों का सम्मान करूं, सभी धर्मों का सम्मान करूं, यही मेरा धर्म होगा, उसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया। तो ऐसे एलोरा भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इसमें 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं पाई गई हैं वो बौद्ध धर्म से है, और 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं पाई गई हैं वो हिंदू धर्म से है, और 30 से लेकर और 34 तक की जो गुफाएं पाई गई हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम जबान पे रटा होना चाहिए आपका, एकदम बिल्कुल सब मामला क्लियर रहेगा। तो ये टोटल किससे है, ये हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। तो इस तरह आपका जोगीमारा जैन से, अजंता बौद्ध से, बाघ बौद्ध से, बादामी शिव विवाह यानी पहली गुफा शिव से, और दूसरी तीसरी विष्णु, भगवान विष्णु से, और चौथी किससे, जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। आपका सिगरिया किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपकी एलोरा किससे संबंधित है, एलोरा बौद्ध, हिंदू, जैन, ये तीनों से संबंधित है, यानी धर्मों की त्रिवेणी कहा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखे रहिएगा। तो ये गुफाओं के क्रम से होगा। भाई आप नदी पूरा सबका याद करिए रहिएगा कि जैसे जोगीमारा किस नदियों से 2021 में भी बहुत प्रश्न पूछा गया था, टीजीटी एलटी में भी नदी से पूछा गया था, गुफाओं की नदी से। तो नदी से जोगीमारा किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा के उद्गम स्थल जहाँ पर है अमरकंटक नामक स्थान पर, जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में ये जोगीमारा है। अजंता किस नदी के किनारे है, अरे 1 मिनट आपका मिटा दे तो आपको बताते हैं कायदे से। ये इसलिए कह रहे हैं, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। गुफा से तो बार बार इसको इतना रिवीजन हो जाए गुफाओं का कि एकदम जमान पे रट जाए, तब मजा आ जाएगा। वहाँ कोई गुफा से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं।
ठीक ना। जो कि हमारा नर्मदा नदी के किनारे आपका हो जाता है। अजंता किस नदी के किनारे हो जाता है? बागौर नदी के किनारे हो जाता है। और बाघ किस नदी के किनारे हो जाता है? बाघनी नदी, जो नर्मदा की सहायक नदी है, ये बाघनी नदी। बादामी की गुफाएं किससे हो जाती है? तो बादामी की गुफाएं किससे हो जाती है? मालाप्रभा नदी के किनारे हैं। ये मालाप्रभा नदी के किनारे है, ठीक ना। और सित्तनवासल देखिएगा, एक बहुत ही विवादास्पद ये प्रश्न रहा है टीजीटी 2021 में। क्या कहा जाए चयन बोर्ड को? टीजीटी 2021 में पूछा था कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? तो सित्तनवासल। जबकि आप याद रखे रहिएगा, सित्तनवासल कावेरी गुफा के किनारे, कावेरी नदी के, सित्तनवासल गुफा कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगर विकल्प में कावेरी दे दे तो कावेरी करिएगा, अन्यथा कृष्णा दिया है तो कृष्णा ही करिएगा। ये आपके ऊपर क्या, एक चयन बोर्ड यही चाह रहा है। कभी कभी आपको सही को गलत और गलत को सही करना ही पड़ता है, तो उसमें नो डाउट, ठीक ना। सिगिरिया है, सिगिरिया श्रीलंका के मटाला जिले में है। और एलोरा कहाँ है? एलोरा कहाँ है? एलोरा आपका महाराष्ट्र में है। सॉरी, ये नदी यहाँ तो कोई नहीं है, ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और आपका एलिफेंटा भूल गए थे, सॉरी दोस्तों, इसको हमने मिटा दिया था। एलिफेंटा ऊपर लिख दिया था, तो एलिफेंटा किस धर्म से संबंधित है? एलिफेंटा स्पेशल शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित है। और एक चीज याद रखे रहिएगा, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ पर है? अरब सागर में। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में कौन सी गुफा स्थित है, तो वो एलिफेंटा है। एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, गुफाओं से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है और पूछा गया है 2021 में भी खूब पूछा गया है, एंटी ग्रेड में भी खूब पूछा जाता है, DSSB क्या पूछा गया था जो इसका एक और नदियों के किनारे के बाद आ जाता है, एक और पूछा जाता है कि इनका पुराना नाम क्या है। तो अब सीधा सा बाघ का पुराना नाम क्या ले लेंगे? कलयन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कलयन ले लेंगे। बादामी का पुराना नाम क्या है? वातापी कह दीजिएगा, वातापी कहिए या वात्यपिपुरम कहिए, वात्यपिपुरम या वातापी कहिएगा। सित्तनवासल, ठीक ना। सित्तनवासल को एक नाम से पुकारा जाता है आखिर कोइल। क्या पुकारा जाता है? आखिर कोइल के नाम से पुकारा जाता है। सिगिरिया को किस नाम से? तो सिगिरिया तो श्रीलंका की मटाला है। एलोरा को किस नाम से पुकारा जाता है? एलोरा को पुराना नाम बेरुल के नाम से पुकारा जाता है। और आपका एलिफेंटा जो था, एलिफेंटा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से पुकारा जाता है। एक क्वेश्चन इन गुफाओं से ऐसे बन जाएंगे। अब जरा हम इस मैप पर चलते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैप का ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद में जो हमारी परंपरा चलेगी, भित्ति चित्रण की परंपरा तो चल ही रही थी। ये सब भित्ति चित्र हैं। गुफाओं में बने हुए चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्रों के बाद जो हमारा नंबर कहाँ होगा? लघु चित्र पर होगा। क्या होगा? यानी भित्ति चित्र हम पढ़े, अब भित्ति चित्र से कहाँ पहुँच रहे हैं? लघु चित्र पर। कहाँ पहुँच रहे हैं? लघु चित्र। गुफाओं में अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भित्ति चित्र ही तो थे। अब भित्ति चित्र से हम आगे लघु चित्र पर, तो लघु चित्र पर आएंगे तो लघु चित्र पर जो हमारी सबसे पहली मुलाकात होगी, लघु चित्र को जिन्होंने पाला है, सबसे पहले लघु चित्रों को किसने पाला? तो पाल ने पाला। कहाँ पाला? पाल ने पाला बंगाल में। कहाँ पाला? ये देखिए, ये बंगाल है आपका। ये यहाँ पर पालते हैं। कौन? पाल पालते हैं किसको? लघु चित्र को। यानी लघु चित्रों का जनक पहले ही क्वेश्चन बन जाता है। कौन है? पाल बन गए। पाल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। तो मूलतः ये बंगाल के हैं, इसलिए जो पाल शैली, पाल राजा है, गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है, महिपाल है, सब पाले पाल हैं, पालते खूब हैं। किसको पालते हैं? लघु चित्रों को पालते हैं। तो लघु चित्रों को पाले और कहाँ पाले? बंगाल में पाले। तो इसका मूल केंद्र क्या हो जाएगा? बंगाल। मूल केंद्र।
अगर विकल्प में बंगाल, बिहार, नेपाल ये सब दिया होगा तीनों, जबकि तीनों इसके केंद्र हैं, बंगाल, बिहार, नेपाल, लेकिन हम मूलतः किसको लेंगे? मूलतः हम बंगाल को लेंगे, ठीक ना। तो मूलतः किसको लेंगे? बंगाल को लेंगे। तो बंगाल में लघु चित्रों की कला, जो लघु चित्रण शैली है, उसी को बंगाल में पाल ने पाला, तो इसको क्या कह दिया? पाल शैली। क्या हुआ? पाल शैली, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो अजंता रही है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अजंता जो रही है, ये अजंता की परंपरा कहाँ भी है? बाघ में भी आपने देखा, और क्या देखा? सिगरिया में देखा। और आपकी अजंता, मान लीजिए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मान लीजिए अजंता की गुफाएं हैं, ठीक ना। अब अजंता की गुफाओं की परंपरा, अब देखिए, अब अजंता, अभी प्रश्न संबंध आता है कि किस गुफा के चित्र किस गुफा से मिलते हैं? अजंता से मिलते हैं, बाघ के भी अजंता से मिलते हैं, सिगरिया के अजंता से मिलते हैं, और बौद्ध गुफाएं सब हैं, है ना। अब इसी क्रम में यहाँ भी प्रश्न बन जाता है। देखिए अजंता, अच्छा एक चीज़ और भूल गए, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रीय शैली गुफाओं में, जो गुफा अभी हम पढ़े थे, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बदामी, सित्तन, जो है सित्तन वासल, सिगेरिया, एलोरा, एलिफेंटा, ये जो गुफाएं पढ़े हैं ना, इन गुफाओं की जो भित्ति चित्र जो अभी इतना पढ़े, उन भित्ति चित्रण की परंपराएं जो अजंता लेके चल रही है, अजंता जो है वो, ये परंपरा जो अजंता की जो गुफा चित्रण शैली है, वो शास्त्रीय शैली है। जो परंपरा चली है भित्ति चित्रण की परंपरा, उन परंपराओं में शास्त्रीय शैली किसके चित्र हैं? सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि भित्ति चित्रण की परंपरा में सबसे पहले किसके चित्र शास्त्रीय शैली को प्रमाणित करते हैं? तो या शास्त्रीय शैली के चित्र किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो वो कौन है? अजंता। अच्छा, अजंता से पहले कौन है? जोगीमारा है। तो प्रश्न ये बनता है कि अगर अजंता से पहले जोगीमारा है, तो इसे क्यों नहीं शास्त्रीय कहा गया? इसे क्यों शास्त्रीय शैली कहा जाता है, और इसे क्यों, जोगीमारा को क्यों नहीं कहा गया? तो देखिए, जोगीमारा को, जबकि जोगीमारा में जो चित्र शास्त्रीय, पहले समझ लेते हैं कि शास्त्रीय शैली है क्या। अच्छा, आप कभी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य देखते ना, तो लोक नृत्य जैसे कोई भी हो गया, घर में कोई भी नाचने लगे इधर उधर ऐसे करके, कोई नियम कोई कानून नहीं, तो उसको लोक नृत्य कर देते हैं। उसमें कोई लॉ, कोई नियम, कोई कानून बहुत ज़्यादा पालन नहीं करना पड़ता है, वो भावों को लेकर चलता है, जिसका जैसा भाव आया वो ऐसे, जैसे डीजे उजे में सब नाचते हैं, जे दे दनादन जहाँ पाए जो जैसे है। लेकिन अब कहो पंडित बिरजू जी महाराज, वो कथक नृत्य के हैं, अब वो शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य में एक एक भाव के ऊपर भाव, भंगिमा, आंखों की मुद्रा, चेहरे की मुद्रा, सबका एक एक नियम लेकर चला जाता है। ऐसे नहीं जैसे कि तैसे नहीं। तो शास्त्रीय में नियम परंपरा को, नियम विधि कानून, कैसे क्या कैसे होना चाहिए, ऐसे जैसे नृत्य जगत में, ऐसे चित्र जगत में हर चीज़ का आप याद करिए कि वात्सायन का काम सूत्र है, और वात्सायन के काम सूत्र में चित्रकला के अंगों की व्याख्या की गई है, और बाकायदा उसी अंगों की जो है टीका पंडित यशोधर करते हैं 11वीं शताब्दी में जयमंगला के नाम से। और ये जो वात्सायन की जो काम सूत्र है, वात्सायन का जो काम सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, वात्सायन का जो ये काम सूत्र है ना, ये काम सूत्र में चित्रकला के अंगों की जानकारी दी गई है। और उसी अंगों में क्या था? रूप भेदा प्रमाणान, रूप भेदा प्रमाणान भावलावन योजनम, है ना, यही तो था, भावलावन योजनम। तो उसमें जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब क्या हुआ? यानी नाप तोल, यानी नाप होना चाहिए। नाप मतलब लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यही तो प्रमाण है। प्रमाण माने अनुपात, प्रमाण माने लंबाई चौड़ाई, रेशियो, कौन कितना कैसे हो, पूरा गणितीय व्याख्या है ये चित्रकला के अंगों में। तो ये जो प्रमाण है, ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात का पालन, लंबाई चौड़ाई का जो पालन है ना, ये अजंता में किया गया है, यानी नियम कानून का पालन किया गया। तो ये क्या बन गया? ये शास्त्रीय शैली का चित्र हो गया। शास्त्रीय शैली,
यानी शास्त्र के नियमों का, जो चित्रकला का कानून है, जो उसका संविधान है, जो उसके 6 अंगों में जो प्रमाण है, ठीक ना, उसका पालन अजंता करता है, जबकि जोगी मारा वो पालन नहीं करता है। इसलिए जोगी मारा के चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन है। कैसे हैं? इसलिए कभी कभी आता है जोगी मारा के चित्र कैसे हैं या अनुपातहीन किसके चित्र बने हैं? तो जोगी मारा के बने हैं। यानी कोई नाप तोल नहीं, एकदम जैसे कोई ऐसा लगता है कि कोई अशिक्षित अकुशल कलाकार इसके चित्रों को बनाया है, जोगी मारा के चित्रों को। जबकि अजंता के चित्र ऐसे बने हैं कि पूरे विश्व में, पूरे जगत में जो है वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उसका कारण क्या था कि जो इसके चित्रकारों ने जो भित्ति चित्रकारों ने जो अजंता का भित्ति चित्र बनाया, उसमें सारे नियम कानून को, जैसे कि हमारे वात्स्यायन ने कामसूत्र में जो चित्रकला के अंगों की चर्चा की और जिसकी विशद चर्चा विशद व्याख्या कौन किया? जयमंगला नाम से उसकी टीका बनाई यशोधर पंडित ने और उसमें इसकी व्याख्या की। तो नियम कानून की ही तो व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद में अब यहीं पर याद कर लीजिए कि फिर जो यशोधर पंडित ने जयमंगला टीका बनाई, उसकी व्याख्या यानी पुनर्व्याख्या किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। कब की? 1921 में की। किस नाम से की? तो द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। द सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग। द सिक्स माने 6 लिम्स माने अंग। द 6 लिम्स लिखिए, लिम्स ऑफ पेंटिंग। ये 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी पुनर्व्याख्या की, यशोदा के जयमंगला की। तो इन सब देखिए, ये सब लोग कितना इम्पॉर्टेंट है कि सारे चित्रकला के नियम कानूनों को किस तरह व्याख्या किया जा रहा है, फिर उसका पुनर्व्याख्या किया जा रहा है और उसी का सारा पालन अजंता में है। तो अजंता के चित्र किस तरह की जो है सिस्टम को प्रकट करते हैं? तो वो शास्त्रीय शैली। कैसी है? तो वो शास्त्रीय शैली है। इसलिए शास्त्रीय शैली का मतलब अब निकालिएगा जो नियम कानून इसमें लागू किया गया है, तो इसलिए शास्त्रीय। जबकि जोगी मारा में नहीं किया गया है तो वो अनुपातहीन है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखते हैं इसमें कि पाल वंश में, यानी जब गोपाल बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं तो वहीं से पाल शैली का जन्म होता है। यानी पाल शैली का जन्म 8वीं शताब्दी से हो चुका है। पाल शैली का जन्म 8वीं शताब्दी से हो चुका है, ठीक ना। अब देखिए, जब इसका जन्म हो जाता है पाल शैली का, कहाँ पर? जो है बंगाल में। तो यहीं से लघु चित्रण की परंपरा चालू हो जाती है। यानी लघु चित्रों का जनक क्या कहेंगे? लघु चित्रों का जनक कौन है? पाल शैली। पाल शैली से ही लघु चित्रण शुरू हो जाते हैं। यानी जब भित्ति चित्रण यानी गुफाओं में चित्रण खत्म हो जाता है, तो दीवारों पर जो भित्ति चित्रकारी खत्म हो जाती है, तो वहाँ से एक अन्य शैली का जन्म होता है, पाल शैली, जो क्या है? लघु चित्रों का जनक है। यानी लघु चित्रों का ये जनक है। ये लघु चित्रों का जनक है। तो एक क्वेश्चन बड़े मजेदार का पूछा गया था कि पाल शैली में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है पाल शैली में अनुकरण किया गया है। पाल शैली में अनुकरण किया गया है। किसका अनुकरण किया गया है? मुगल का अनुकरण किया गया है कि अजंता का अनुकरण किया गया है कि राजपूत का अनुकरण किया गया है कि ईरानी का अनुकरण किया गया? 4 विकल्प दिया था और पूछा था कि पाल शैली में अनुकरण किया गया। अच्छा बताओ, पाल शैली कौन सी, किस धर्म को लेकर चल रही है? पाल शैली बौद्ध धर्म को लेकर चल रही है। किस धर्म को लेकर चल रही है? बौद्ध धर्म को लेकर चल रही है। एकदम एग्जैक्ट याद कर लीजिए। तो बौद्ध धर्म को, यानी जो भारत में लघु चित्रों की जो परंपरा शुरू हुई थी वो पाल वंश में शुरू हुई थी। पाल शैली थी वो लघु चित्रण की परंपरा। और यही प्रश्न पूछा गया कि पाल शैली में अनुकरण किया गया, किसका अनुकरण किया गया है? तो पाल शैली में किसका अनुकरण किया गया? अजंता का अनुकरण किया गया। देखिए यहाँ भी अजंता, यहाँ से अजंता की चित्रकार को खींच ले जाइए, यहाँ ले आइए। यानी पाल शैली ने अनुकरण किया है। पाल शैली के जो भी चित्र बने हैं उन चित्रों में इसकी स्टाइल शामिल है। अजंता की जो रूपरेखा है वो पाल शैली में भी पालन किया जा रहा है। अब एक चीज, अब आप आ जाइए, फिर यही होता है,
यहाँ पे जो अभी चित्रकारी चालू हो रही है, अब बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाइए, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको पकड़ेंगे और कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे। फिर यही चित्रकारी जब देखिए अरबों का आक्रमण हो रहा था, ठीक ना। अब जब आक्रमण हो रहा था तो ये सारी प्रश्न ये बनता है कि यहाँ से जो है पोथी चित्रण क्यों चालू किया गया, यानी दीवारों पर चित्रण किताबों में क्यों कैद कर दिया गया, क्योंकि किताब में चित्र बना रहे थे पोथी बना बना के। ऐसा हुआ कि अरबों का आक्रमण हो रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण कर दे रहा है, उधर जब अभी आगे चलेंगे 1000 से 1027 तक महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा है, वहाँ पर देखेंगे तो आक्रमण ये लोग करते थे तो मंदिरों को और सबको, जो बौद्ध मठ बिहार ये सब, उनको क्या करते थे, ध्वस्त कर देते थे। तो ऐसे में क्या सुरक्षा की एक भावना जगी इन लोगों के बीच में कि हम अपनी इस परंपरा को कैसे सुरक्षित करें। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको किताबों में कैद कर दें, ये सारी चित्रण विधान को, चित्र शैलियों को और चित्रण परंपरा को अब क्या किए, किताबों में कैद करने लगे। तो किताबों में कैद करने लगे तो एक कॉन्सेप्ट ये बैठा लीजिएगा कि ऐसा इसलिए ये लोग क्या किए, इधर भी आक्रमण चल रहा था, देखते हैं इधर के रास्ते से आ रहे थे अरब आक्रमणकारी, तो वो लोग कुछ लोग इधर गए तो उधर से अपना पाल शैली का, सबसे पहले पाल शैली ही उत्पन्न हो गई जो लघु चित्रों की जनक मानी जाती है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी और जिसको संरक्षण जो है पाल राजाओं ने दिया था। अब यहाँ से ये लोग फिर कहाँ आ गए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे गुजरात, कहाँ आ गए, गुजरात। अब गुजरात में इस समय जैन धर्म था, गुजरात में कौन धर्म था, जैन धर्म था। और ये लोग आगे कौन, बौद्ध धर्म के ये थे, कौन, ये अजंता से जो पहुँचे यहाँ गुजरात में, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म से थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत खड़ी हो गई। पहले की ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चित्रकारी में या भित्ति चित्रण में दिक्कत आने लगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्टाइल अलग थी। लेकिन अब तब तक के लिए, जब तक रहे, दिमाग में बैठा लो, जब तक रहे तब तक इन्होंने क्या किया, जैन चित्रकारी को अपना लिया, जैनों की भी मूर्ति बनाने लगे, जैन मूर्ति बनाने लगे। तो एक समझिए कि अजंता की जो शैली थी यहाँ पर आकर बिगड़ गई, अजंता की जो शैली थी वो बिगड़ गई। और बिगड़ी हुई चीज़ों को क्या कहा गया, अपभ्रंश, क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया, क्योंकि दो शैलियों का मिश्रण हो जाता है ना, दो शैलियों का, एक तो यहाँ बौद्ध शैली है और यहाँ कौन सी है, जैन शैली है। तो बौद्ध शैली और जैन शैली जब दो चीज़ें मिक्सचर हो जाती हैं तो चीज़ें अपनी शुद्ध रूप में नहीं, अपनी विकृत रूप में, अपनी बिगड़ी हुई रूप में चली जाती हैं और उसका प्रभाव चित्रों पर पड़ने लगता है, उसका प्रभाव चित्रों पर पड़ने लगता है। और साथ ही साथ जब पोथी पर चित्र बनाएंगे तो दूसरी चीज़ की, जो ये भित्ति चित्रकार हैं तो ये लोग क्या है कि थोड़ा सा इनकी हाथों का जो सेट रमा, जो एक्सपीरियंस है वो दीवारों पर सदा है, तो पेपर पे उतना सेट नहीं, कागज पे, ताड़पत्र पर उतना सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आकृति और भी बिगड़ गई। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र से, अजंता से यहाँ गए पाल वंश में, तो यहाँ पर सब लघु चित्रों का जनक हुआ। फिर यहाँ से जो है हम जान लेते हैं कहाँ गए, गुजरात में। तो गुजरात में गए तो क्या हुआ, यहाँ पहले से ही जैन मौजूद थे, जैन शैली चल रही थी, तो बौद्ध और जैन शैली दोनों मिक्सचर होकर क्या बन गई, अपभ्रंश शैली मिल गई। और अपभ्रंश शैली मिलने के साथ साथ क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, अब देखिए, अब यहाँ से अपभ्रंश शैली, ये दोनों का काल अलग कर लीजिएगा। ये काल जो है ये है पूर्व मध्यकाल का। किस काल का है, पूर्व मध्यकाल। पाल शैली जो है पूर्व मध्यकाल की है। किस काल की है, पूर्व मध्यकाल की। और ये जो अपभ्रंश शैली है ये उत्तर मध्यकाल की है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो इसलिए ये नोट कर लीजिएगा कि उत्तर मध्यकाल की अपभ्रंश शैली है, उत्तर मध्यकाल की अपभ्रंश शैली है, और पूर्व मध्यकाल की कौन सी है, पाल शैली है। ठीक ना। पूर्व मध्यकाल का मैंने, आप ये जान लीजिए कि इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये मध्यकाल हुआ, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। एक भाग बांटा गया इधर जो पहले वाला है इसे पूर्व मध्यकाल क्या किया गया, पूर्व मध्यकाल लिया गया, और इधर वाला उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल बांटा गया। तो ये जो
भारत में लघु चित्रों का जनक कौन रहा है? पाल शैली। लेकिन ये पाल शैली भारत के किस क्षेत्र में है? अगर आप दिशा बांटोगे ना, ये दिशा बांट दो, ये दिशा बांट दो, तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है नॉर्थ, इधर दक्षिण है साउथ, और इधर क्या है? पश्चिम यानी वेस्ट, और इधर क्या है? ये ईस्ट वाला हिस्सा है। तो भारत में जो लघु चित्रों की शैली थी वो किस दिशा में उत्पन्न हुई? दिशा से एक प्रश्न पूछता है, तो वो कौन थी? पूर्वी शैली। और दूसरा ये प्रश्न पूछता है कि भारत में जो लघु चित्रण की परंपरा चालू हुई वो किस काल में चालू हुई? तो वो किस काल में चालू हुई? पूर्व मध्यकाल। यानी हम पहले ये ऐसे यहाँ चले आइएगा, यानी सबसे पहले क्या हुआ? अजंता की जो चित्रण परंपरा थी कहाँ आ गई? बंगाल के पाल के पास। फिर वहाँ से क्या है? फिर काफी दिनों बाद, उसके बाद पूर्व मध्यकाल के बाद क्या आ जाइएगा? उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल में आप चले आइएगा अपभ्रंश शैली की। यहीं से जो परंपरा गई वो कहाँ गई? गुजरात में चली गई। तो गुजरात में चली गई तो वो कौन सी शैली बन गई? अपभ्रंश शैली। और किस काल, और कौन सा काल है? तो उत्तर मध्यकाल। और इसके काल को याद कर लीजिएगा। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। कहीं कहीं देखिएगा पूर्व मध्यकाल 9वीं शताब्दी भी दिया रहेगा, वो भी सही है। दोनों सही है, दोनों में से दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा, तो उसको आप 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये दोनों डेट याद किए रहिएगा, कोई एक मिलेगा आपके। कौन सी? पूर्व मध्यकाल। यानी इस काल में कौन सी जो पूर्व मध्यकाल की है उसमें पाल शैली पनपी, उसमें पाल शैली पनपी, पाल शैली पनपी। और जो उत्तर मध्यकाल है, ये उत्तर मध्यकाल, ये इसमें कौन, इसका समय क्या रहा? 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इसका समय रहा है। किसका? अपभ्रंश शैली का। अपभ्रंश शैली का 11वीं से 15वीं शताब्दी का, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, कि पूछा गया है कि लघु चित्रों की जो परंपरा चली वो किस काल में चली? पूर्व मध्यकाल में। और ये भी पूछा गया है कि अपभ्रंश शैली का काल था, तो क्या काल था? समय क्या था? 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। और किस काल में? उत्तर मध्यकाल में। तो ये डेट आप याद रखे रहिएगा। अब आगे देखिए, तो यानी एक चीज क्लियर हो गया हम लोगों का। क्या क्लियर हुआ? कि जो ये जो पाल शैली है ये क्या है? किसका अनुकरण कर रही है? अजंता का कर रही है। अच्छा अभी बताइए, यहीं से यहाँ गए हैं गुजरात में, जो अपभ्रंश शैली का रूप बन गई है, तो ये इसकी परंपरा नहीं लेकर चल रहे हैं, ये भी तो अजंता की परंपरा चल रहे हैं। तो प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आता है कि अजंता का बिगड़ा हुआ रूप, अजंता का बिगड़ा हुआ रूप, अजंता का बिगड़ा हुआ रूप, अजंता का बिगड़ा हुआ रूप किस शैली को कहा जाता है? अजंता का बिगड़ा हुआ रूप किस शैली को कहा जाता है? ठीक ना, ये प्रश्न आया है, यानी कहा जाता है। तो अजंता का बिगड़ा हुआ रूप कहाँ देख रहे हो? दो शैलियाँ मिली, और यहाँ पर चित्र बहुत ही अलंकारिक इतने ज़्यादा हो गए, आँख नाक कान एकदम बिल्कुल बहुत ही उस तरह का बने, तो जिसके कारण इसकी जो अजंता की जो परंपरा थी यहाँ पर आके बिगड़ गई। तो इसलिए अजंता का बिगड़ा हुआ रूप किस शैली को कहा जाता है? तो किस शैली को कहा जाता है? अपभ्रंश। टिक कर देंगे, अपभ्रंश शैली को अजंता का। यानी अजंता सबका, सभी परंपराओं में अजंता शामिल है, एकदम अजंता को नोट कर लीजिए। यहाँ भी पाल, अब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अजंता वाला पोर्शन है, यहाँ से पाल शैली ने इनका अनुकरण किया, और अपभ्रंश शैली में भी इनका अनुकरण किया गया। अब देखिए, अब यहीं से गुजरात से फिर कहाँ चले गए? इधर ऊपर वाला एरिया क्या है? ऊपर वाला एरिया है राजस्थान। क्या है? ऊपर वाला एरिया है राजस्थान। अब ये राजस्थान का एरिया है। अब यही जो अपभ्रंश शैली थी अब कहाँ पहुँच गई? राजस्थान पहुँची। देखिएगा, यहीं से चलिएगा, यहाँ से यहाँ गई, तो भी इसमें जो है इस परंपरा में ये विद्यमान है। यहाँ से अपभ्रंश शैली में गई, इसका रूप बिगड़ गया, यानी अजंता अपभ्रंश शैली है क्या? अजंता का बिगड़ा हुआ रूप। फिर ये अपभ्रंश शैली यहाँ से ऊपर चली, तो ऊपर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और राजस्थान में
जो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो उस समय का राज्य था, कौन था? मेवाड़। कौन था? मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ था। तो प्रश्न पहले ही आता है, एक तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो कौन है प्राचीन, यानी सबसे पहले तो सबसे पहले कौन था? मेवाड़ था, तो मेवाड़ प्राचीन शैली है। एक ये क्वेश्चन पूछता है। फिर ये पूछता है कि मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव रहा है? मेवाड़ शैली पर आरंभिक रूप से, शब्द देखिएगा, मेवाड़ शैली पर आरंभिक रूप से यानी प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव रहा है? तो बताइए कौन सी, कहाँ से जा रही है? ये ही अपभ्रंश से तो होके जा रही है। अपभ्रंश ही तो जा रही है राजस्थान में, और राजस्थान में जाएगी तो सबसे पहले किससे मुलाकात होगा? मेवाड़, जो राणाओं का खानदान था, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, ये सब मेवाड़ के ही तो थे। बड़े प्रतापी, कभी मुगलों का अधीनता नहीं स्वीकार की, घास की रोटी खा लिए लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की। ऐसी वो मेवाड़ शैली थी। तो आप सोच सकते हैं सबसे पहले मुकाबला अपभ्रंश का यहाँ पर मेवाड़ से होता है। और मेवाड़ की जो पहली चित्रकला, जो मेवाड़ में जो चित्रकला चालू होती है वो कैसी होती है? मेवाड़ में चित्रकला जो चालू होती है वो अपभ्रंश शैली से ही चालू होती है। इसलिए मेवाड़ शैली का जो प्रारंभिक रूप है वो अपभ्रंश शैली है। कौन सी है? अपभ्रंश शैली है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछा, प्रश्न हम बताते हैं। पहले तो अब बताइए, लेकिन अब ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब यहाँ बैठा लीजिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए एक प्रश्न पूछा था पीजीटी 2010 में, राजपूत शैली, अब राजपूत यानी राजस्थान की बात हो रही है, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? देखिए कह रहा राजपूत शैली, यहाँ पर जो ये मेवाड़ में जो ये राजपूतों का जो चित्रण शैली है, किन भित्ति चित्रों की, यानी जो हम लोग अभी गुफा लिखे थे ना, जोगीमारा, अजंता, बाग बादाम, चित्तनवासल, सिगेरिया, ये सब जो भित्ति चित्रण की परंपरा है, भित्ति चित्रों की वंशज है। तो राजपूत शैली किन भित्ति चित्रों की वंशज है? अब आप बताइए, भित्ति चित्रों की वंशज यानी जो राजपूत है वो कौन सा भित्ति चित्र है जो इसका बाप है और ये इसका लड़का है? वंशज माने जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, तो वंशज माने ये राजपूत लड़का है, और कौन सी ऐसी भित्ति चित्र है जो इसका बाप है, पिता है, फादर है? तो देखिए विकल्प में दिया था अजंता, एलोरा, मुगल, या इनमें से कोई नहीं, अजंता, एलोरा, मुगल। तो आप क्या कहेंगे? अजंता। ये राजपूतों की जो शैली रही है, यानी जो चित्रण शैली रही है, वो उनकी जो प्रभावित शैली रहेगी, या कहेंगे वंशज जो रहेगी, भित्ति चित्रों की जो वंशज है, जो राजपूत शैली वंशज है किसकी? अजंता की। अजंता के भित्ति चित्रों की क्या है? वंशज है। तो ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ भी अजंता की परंपरा एक तो ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, फिर यहाँ से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश चली आई राजस्थान में चली आई। लेकिन अब जब अपभ्रंश आ रही है तो ये अजंते का तो बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश। अब ये जब यहाँ पहुँच जाती है तो भी अभी अजंते है, अब यहाँ आके सुधर जाएगी, राजस्थान में आके सुधर जाएगी। इसलिए एक प्रश्न पूछा था DSSB 2021 में कि भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान किस शताब्दी को माना जाता है? तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी को। सांस्कृतिक पुनरुत्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि 15वीं शताब्दी क्या है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है, क्यों है? अच्छा बताइए, 8वीं से आप इसका समय जानते हैं, पाल शैली का जो समय है 8वीं से 12वीं या 9वीं से 12वीं, और इसका जो समय है अपभ्रंश शैली का, देखिएगा अपभ्रंश शैली का समय क्या है, 11वीं से 15वीं शताब्दी। एकदम नोट कर लीजिएगा, समय नोट किए रहेगा, वो पूर्व मध्यकाल, ये उत्तर मध्यकाल, ठीक ना। और अगर ना याद हो तो देखिए बंगाल क्या पूरब दिशा में है, तो पूर्व और काल भी कह दीजिएगा पूर्व मध्यकाल, तो याद रहेगा। बाकी उसके बाद जो दूसरी शैली है पाल के बाद जो आएगी वो जैन शैली है, अपभ्रंश शैली है, गुजराती शैली है, वो किस काल की है, उत्तर मध्यकाल की है, जिसका समय है क्या 11वीं से
15वीं शताब्दी का। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, हम क्या कहने वाले थे कि इस काल को आप बनाए रखिएगा, समय को। तो ये 11वीं से 15वीं शताब्दी का है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब पहुँचती है तो यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ इसका रूप सुधर जाता है। अब जैसे ही सुधर जाता है तो याद करिए कि राजपूत काल, जो राजस्थानी शैली, हम ऐसे लिख दें तो आपका क्रम बना रहेगा। क्रम में याद किए रहिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, भित्ति चित्रण की जो परंपरा खत्म होती है तो लघु चित्र की परंपरा चालू होती है। और लघु चित्र की जब परंपरा चालू होती है तो लघु चित्र की परंपरा में सबसे पहले पाल आएंगे। अब यहीं से याद कर लिए, लघु चित्र का क्रम है, पाल आएंगे। पाल के बाद फिर कौन आते हैं, जैन आते हैं। जैन मतलब अपभ्रंश शैली आती है, ठीक ना। अपभ्रंश शैली आती है। और ये पाल किस समय से है, 8वीं से 12वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं शताब्दी पाल वंश का समय, पाल लघु चित्र शैली का समय है। और जैन लघु चित्र शैली का समय क्या है, 11वीं से 15वीं शताब्दी इसका समय है, ठीक ना। शताब्दी इसका समय है। तो ये दोनों समय आए। अब पाल वंश और जैन वंश, पाल लघु चित्र शैली और जैन लघु चित्र शैली, इस शैली के बाद जो एक शैली चालू होती है उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो होगा राजस्थानी शैली। क्या होगा, राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली के बाद, क्रम से याद रखिएगा, राजस्थानी शैली के बाद फिर जो शैली प्रारंभ होगी वो होगी मुगल शैली, है ना, मुगल शैली। अब मुगल शैली होगी। मुगल शैली के बाद जो शैली प्रारंभ होगी वो क्या होगी, पहाड़ी शैली। लेकिन एक प्रश्न आया था कि मुगल वंश या मुगल शैली, वंश नहीं कहिएगा, मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली स्थापित हुई। जरा याद करिए कि मुगल शैली के बाद कौन सी शैली आई। तो मुगल शैली के बाद यहाँ तो हमने लिख दिया पहाड़ी, लेकिन मुगल शैली के पतन के बाद जो शैली आती है वो कौन सी शैली होती है, कंपनी शैली। कौन सी शैली होती है, कंपनी शैली। तो फिर यहाँ पहाड़ी शैली, देखिए, राजस्थानी शैली के बाद ही पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली के बाद मुगल शैली, और मुगल शैली के बाद क्या होती है, पहाड़ी शैली। क्रम में मुगल शैली के बाद पहाड़ी शैली आएगी, जबकि राजस्थानी शैली और मुगल शैली दोनों समानांतर है। सबसे पहले राजस्थानी है, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा अंतर है, उसके बाद मुगल शैली हो जाता है। मुगल शैली और ये राजस्थानी शैली दोनों समानांतर है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। कुछ समय के बाद पहाड़ी शैली भी आ जाती है, लेकिन वो मुगल शैली के बाद आती है। और क्या होते हैं, तीनों साथ चलने लगते हैं। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि ये सब उतना जो है प्रभाव नहीं कर पाते हैं, और मुगल वंश क्या होता है, चलता रहता है। और अंत में जब मुगल वंश का खत्म हो जाता है तो क्या होता है, कंपनी शैली आती है। तो क्रम में याद रखे रहिएगा कि अगर मुगल वंश के बाद पूछे कि मुगल शैली के बाद किस शैली का प्रारंभ हुआ, तो कंपनी शैली, ये याद रखे रहिएगा। और क्रम में ये याद रखे रहिएगा कि राजस्थानी शैली के बाद ही पहाड़ी शैली आएगी, मुगल शैली के बाद ही पहाड़ी शैली आएगी। ये ध्यान रखे रहिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए, नहीं तो ये दिक्कत खड़ा होगा। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये क्रम आपका जब मालूम रहेगा तो आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी है, राजस्थानी शैली आ गए थे। तो लघु चित्र में पाल के बाद जैन के बाद राजस्थानी, क्या आएगा, राजस्थानी शैली आएगी। अच्छा बताइए, राजस्थानी शैली का समय क्या है, 1550 से लेकर, ये तो है ना 1900, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। यानी राजस्थानी से पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली का उद्भव कब हुआ। जब केवल ये पूछा जाए उद्भव कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। और ये पूछा जाए कि राजस्थानी शैली का समय क्या रहा है, तो समय रहा है 1550 से लेकर 1900। अगर शताब्दी में पूछे तो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक।
और एक चीज़ ये जानिए कि राजस्थानी शैली बहुत ही अपने आप में नायाब शैली थी, ठीक ना। और ये शैली क्या थी, अभी हमने पढ़ा कि ये किसकी वंशज है, अजंता की ये वंशज है राजपूत शैली, और अजंता की वंशज है। और यहाँ अजंता आके निखर जाता है, प्रभावपूर्ण हो जाता है। इसलिए कभी आप देखेंगे एकदम, देखिए आर्ट के सब्जेक्ट में अब यहाँ 16वीं से शताब्दी तक कहे हैं, तो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चलता है। और 15वीं शताब्दी जो पूछा गया था DSSB 2021 में कि सांस्कृतिक भारत में कौन सी शताब्दी सांस्कृतिक पुनरुत्थान, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो काल रहा है वो 15वीं शताब्दी इसीलिए रहा है। क्यों? क्योंकि भित्ति चित्रण की परंपरा देखिए 8वीं से 12वीं तक लघु चित्र चालू हो गया, फिर 11वीं से 15वीं तक अपभ्रंश शैली रहा। और सब क्या है, कोई कहीं भित्ति चित्रण की परंपरा नहीं दिखाई देती है, केवल पोथियों में, किताबों में सारी परंपरा क्या हो गई, सिमट गई। ऐसे में कुछ समय के लिए ये समय एकदम अंधकार का युग हो गया था चित्रकला के क्षेत्र में, ऐसा ही कला समीक्षकों का मानना है। लेकिन 1924 के बर्लिन के म्यूजियम में जब ये आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की प्रति मिलती है, तो उससे एक चित्रकला का एक नया प्रकाश क्षेत्र में आता है, जिससे ये पता चलता है कि अंधकार नहीं, कुछ समय के लिए पाल और जो अपभ्रंश शैली है चित्रकला को जिंदा रखी थी। भले ही चित्रकला का नुकसान हो गया, चित्रकला का ह्रास हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने जो है क्या कर रखी थी, जिंदा रखी हुई थी, किसी तरह घिस घिस के चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी समय गुजरा कि यही 15वीं शताब्दी तक आते आती, यानी यही अपभ्रंश शैली प्रारंभिक रूप से मेवाड़ पर या राजस्थानी पर प्रारंभिक रूप से यही अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा है। और धीरे धीरे ये विकसित हो जाता है, अपभ्रंश शैली ही क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है और अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, यानी कि पुनरुत्थान हो गया। 15वीं शताब्दी में क्या हो गया, पुनरुत्थान हो गया। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहा जाता है, क्योंकि इस समय तमाम कवियों का, भक्तों का भी काल रहा है। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल किसको माना गया है, 15वीं शताब्दी को माना गया है। तो बस यही याद रखे रहिएगा, कैसे कुछ नहीं, बस ऐसे करिएगा कि पाल वालों को पाल का कहिएगा कि पाल 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश का जो लघु चित्रकारी रहा है पाल वंश के संरक्षण में। फिर जैन का 11वीं से 15वीं शताब्दी तक संरक्षण मिला था, ठीक ना। जैन शैली को संरक्षण मिला था 11वीं से 15वीं शताब्दी तक। और 15वीं शताब्दी के बाद जो हम बात करेंगे, फिर यही शैली चली जाती है राजस्थान में, और 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते जो क्या हो जाता है, पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल हो जाता है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो ये बीच का पाल और जैन लघु चित्रकारी जो हुई है, तो कहीं ना कहीं भित्ति चित्रण की परंपरा दब सी गई थी, लघु चित्रों के रूप में आ गई थी। लेकिन इन लोगों के जब चित्र देखोगे तो बड़ी ही विकृति है चित्रों में, कोई आकर्षण, कोई मनमोहक अंदाज इनमें नहीं है कि आप इनको देखें तो देखते रह जाएं, जैसे अजंता का था, है ना, और सब एलिफेंटा का है, लोरा का है, ये सब ऐसे हैं कि इनको आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। लेकिन यही जो परंपरा थी ये न पाल में देखने को मिली ना अपभ्रंश में, क्योंकि पोथी में आ गई तो अब गायब हो गई। तो गायब होने के बाद फिर से पुनरुत्थान होता है जब राजस्थान शैली का उत्पन्न होता है। राजस्थान तो उत्पन्न होता है 16वीं में, लेकिन 16वीं में उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि राजस्थानी यही मेवाड़ शैली को 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसकी स्थापना की थी। तो आप जान सकते हैं कि कितनी प्राचीन रही होगी। तो 15वीं शताब्दी तक आते आते राजस्थानी शैली तो 16वीं शताब्दी में चालू हुई थी, लेकिन अपभ्रंश शैली वहाँ पहुँच चुकी थी और विकसित रूप धारण कर रही थी। और विकसित रूप धारण करते करते 15वीं शताब्दी तक ये क्या हो गया, पुनरुत्थान का काल माना जाने लगा।
भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल 15वीं शताब्दी को माना जाने लगा और 16वीं शताब्दी से राजस्थानी शैली का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। और इस तरह से आपका ये क्रम बना रहेगा, यानी कि अजंता का प्रभाव पाल शैली पर, अजंता का प्रभाव अपभ्रंश शैली पर, और अपभ्रंश शैली ही क्या है, अजंता की बिगड़ी हुई रूप है, और ये जाती है मेवाड़ में, तो मेवाड़ पर भी अपभ्रंश शैली का प्रभाव होता है पहला प्रारंभिक रूप में। और याद रखिएगा कि जब मुगल आते हैं तो अकबर से क्या हो जाता है, राजनीतिक वैवाहिक संबंध होता है, तो प्रारंभिक रूप से राजस्थान पर चाहे मेवाड़ पर किसी भी रूप में अगर प्रारंभिक रूप से पूछे तो प्रारंभिक रूप से ये अपभ्रंश का ही प्रभाव है। और अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो सर्वाधिक प्रभाव बाद में, सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाएगा तो मुगल का है, मुगल का इस पे प्रभाव जाएगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध हो जाते हैं। अभी देखेंगे जब हम लोग राजस्थान शैली पढ़ेंगे तो उसमें तो राजस्थान का प्रभाव जो है मेवाड़ पर या राजस्थान पर बाद में इस पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि मेवाड़ ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मेवाड़ क्या, अगर राजस्थान से पूछे कि राजस्थान की शैली पर सबसे पहले किसका प्रभाव रहा है, तो अपभ्रंश शैली का रहा है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, तो मुगल शैली का रहा है, ठीक ना। और ये पूछे कि मेवाड़ पर, ये मेवाड़ को भी लेकर, क्योंकि राजस्थान की मेवाड़ क्या है, एक शैली है, तो मेवाड़ पर जो प्रारंभिक रूप से किसका प्रभाव रहा है, अपभ्रंश का रहा है। अगर ये पूछे कि राजपूत की जो चित्रकला है, राजपूतों की जो शैली है, वो किसकी वंशज है, किस भित्ति चित्रों की वंशज है, तो वो किसके भित्ति चित्रों की वंशज है, तो वो अजंता के भित्ति चित्रों की वंशज है। तो देखिए प्रश्न सब यही आए हुए थे कि सब हम लोगों ने प्रश्न देख लिया गया है। लिखा था कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है, तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है, तो अपभ्रंश शैली से। ये राजस्थानी चित्रकला किस शैली से, अपभ्रंश शैली से प्रभावित है, ठीक ना। और अभी देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2011 का कि अपभ्रंश शैली का विकसित रूप। देखिए अब वही प्रश्न कैसे घुमा रहा है, अपभ्रंश शैली का विकसित रूप, ये जो अपभ्रंश शैली है कहाँ जा रही है, जा रही है राजस्थान। और जब राजस्थान में पहुंची तो क्या हो गई, और नौजवान हो गई और विकसित हो गई। तो ऐसी अवस्था में अपभ्रंश शैली का विकसित रूप क्या है, तो क्या कहेंगे, अपभ्रंश शैली का जो विकसित रूप है वो कौन सी है, राजस्थानी शैली। कौन सी है, राजस्थानी शैली, क्योंकि यहाँ अपभ्रंश शैली आके एकदम बिल्कुल बहुत सुदृढ़, बहुत उन्नत स्थिति में आ जाती है। इसलिए आप लोग कभी देखते हैं कि एक चौर पंचाशिखा है, चौर पंचाशिखा आपको याद होगा 1540 में इसका चित्रण के 1540 में चौर पंचाशिखा, चौर पंचाशिखा जो बिल्हड़ की कृत है, इसे बिल्हड़ ने लिखा है, ठीक ना, बिल्हड़ ने। और इसी चौर पंचाशिखा, ये डेट बहुत पूछता है, 1540 याद कर लीजिएगा। और कौन सा है, वो चौर पंचाशिखा है, और इसके लेखक कौन है, बिल्हड़ लेखक है। और चौर पंचाशिखा का जो राजस्थानी शैली का उजला रूप, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि मेवाड़ शैली का उजला रूप यानी विकसित रूप किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो चौर पंचाशिखा में देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्र कहाँ देखने को मिलता है, तो चौर पंचाशिखा में। तो आप जान सकते हो कि सुंदर चित्र इन सब जगहों पर बड़े आकर्षक और मनमोहक चित्र देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो अपभ्रंश शैली अपभ्रंश नहीं रही, अब क्या हो गई, विकसित हो गई, और राजस्थान में आकर विकसित होकर अब प्रभावी रूप से अपना धाक जमा लेती है। लेकिन धीरे धीरे मुगलों के साथ इनका वैवाहिक संबंध होता है, राजनीतिक संबंध होता है, इस वजह से राजस्थान में बाद में मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए दो प्रभाव याद रखे रहना राजस्थान में, एक तो अपभ्रंश शैली और दूसरा क्या है, मुगल प्रभाव। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए कैसे पूछा जाएगा, अगर ऐसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव, देखिए प्रभाव की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, प्रभाव के, पाल पर किसका प्रभाव, अजंता का, अपभ्रंश पर किसका प्रभाव, अजंता का, राजस्थान पर किसका प्रभाव, अपभ्रंश का,
ठीक ना। बाघ पर किसका प्रभाव, गुफाओं में चल रहे हैं, बाघ पर किसका प्रभाव, अजंता का। सिगरिया पर किसका प्रभाव, अजंता का। तो अजंता देखिए, और अजंता के चित्र कैसे हैं, शास्त्रीय शैली के। क्यों है, क्योंकि इसमें सारे नियम कानून विधि विधान का पालन किया गया है, यानी अनुपात जिसे कहते हैं उसका पालन किया गया है। जोगीमारा की गुफा कैसे, अनुपातहीन है। क्यों अनुपातहीन है, क्योंकि उसमें नियम कानून, कोई अनुपात जैसा चाहा गया वैसा बनाया गया। तो इस हिसाब से देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, राजस्थानी चित्रकला पर, राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है, तो सर्वाधिक जब पूछे तो मुगल का। अगर पूछे राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक या आरंभिक प्रभाव किसका है, तो हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश शैली का आरंभिक प्रभाव है। और ये पूछे कि अगर केवल ये पूछ ले राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव है, राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव है, अगर ऐसे करके पूछ ले और विकल्प में दिया हो मुगल भी दिया हो और अपभ्रंश भी दिया हो, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव है, केवल यही प्रश्न है, ना सर्वाधिक है ना प्रारंभिक है, ये दो वर्ड नहीं जुड़े हैं, केवल जुड़े हैं कि राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव है। तो प्रभाव है तो प्रभाव मुगल का भी है और प्रभाव अपभ्रंश का है। तो ऐसे में कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे, तो राजस्थानी शैली पर प्रभाव है तो हम क्या कहेंगे, मुगल, क्योंकि सर्वाधिक प्रभाव क्या है, मुगल है, तो इसलिए हम मुगल का विकल्प चूज कर लेंगे उस अवस्था में जब क्वेश्चन में ना सर्वाधिक दिया हो ना प्रारंभिक दिया हो। तो इस हिसाब से आप उसको ध्यान से कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और आता है, ध्यान दे दीजिएगा, जो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। एक प्रश्न और भी आता है कि जो मेवाड़ शैली की बात अगर हम देखिए वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम सोचे थे कि इस पर जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र है, औध निरुक्त विक्ति 10 वैकालिक चूर्ण है, जो जैन शैली का भी कहें या राजस्थानी में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वो 1060 में जो है औध निरुक्त, ये पूछा गया था इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था, इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। औध निरुक्त वृत्ति, औध निरुक्त, देखिएगा ये निरुक्त है, निरुक्त, औध निरुक्त वृत्ति, ये और 10 वैकालिक चूर्ण, ये राजस्थान शैली का या कहे जैन शैली का सबसे प्राचीनतम, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जैन शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन है, तो औध निरुक्त वृत्ति और 10 वैकालिक है 1060 में। और इसी जैन शैली का दूसरा, अब देखिए ये पहला था, ये कौन था, पहला था 1060 ईस्वी में। अब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जैन शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ, अगर दूसरा कहे, दूसरा अगर चित्रित ग्रंथ पूछे तो याद रखिएगा निशित चूर्ण है। क्या है, निशित चूर्ण है जो 1100 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था, निशित चूर्ण, और इसके रचयिता हैं जिनदास गढ़ी, जिनदास याद रखिए रहिएगा, जिनदास की ये रचना है। और निशित चूर्ण जो 1100, ये दूसरी, पहली कौन थी, 10 वैकालिक चूर्ण औध निरुक्त विक्त, समय क्या था 1060 था, और इसका समय कितना है 1100 ईस्वी है। जैन धर्म की ये दूसरी सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, ये ध्यान रखिए रहिएगा। और ये जो चित्रण हुआ है ये 1060 का औध निरुक्त, ये राजस्थान में 1060, ये राजस्थान के जैसलमेर भंडार में ये आज भी उपलब्ध है ये वाली। तो राजस्थान की जो शैली है मेवाड़ शैली, उससे संबंधित, क्योंकि इस पे प्रारंभ में जैन का प्रभाव है। अच्छा, अगर जैन भी देता है और कभी कभी कह देता है गुजरात का प्रभाव या गुर्जर प्रभाव, तो ठीक ना, वो बात एक ही है, चाहे गुर्जर कहिए, चाहे अपभ्रंश कहिए, चाहे जैन कहिए, बात एक ही है। यहाँ जैन धर्म था
यहाँ पर ज़्यादातर जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं वो जैन तीर्थंकरों के मिले हैं, तो इसलिए जैन कह दिया। गुजरात क्षेत्र में इसका जन्म हुआ तो क्या कह दिया गया, गुजरात क्षेत्र में जन्म होने के कारण इसको गुर्जर कह दिया गया। इसकी शैली विकृत थी, बिगड़ी हुई थी, तो राय कृष्णदास ने इसको अपभ्रंश कह दिया, जो सर्वाधिक मान्य यही मत है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये चित्रण की जो शैलियाँ हैं इस तरह से हम लेकर चलेंगे, तो इस तरह से हम अगले टर्म में आप लोगों को फिर मिलेंगे। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और सोचेंगे कि जितना बेहतर ढंग से हम आपको बता पाएँ उतना ही अच्छे ढंग से बताएं। और हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, ठीक, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, मानवीय बुद्धि है, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।